बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट करना था और चैप्टर नंबर 3 जो है अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 3 में से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बनता है वो है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आप लोग ये टॉपिक पहले भी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन वहाँ पे आपने सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से ये टॉपिक पढ़ा था और वहाँ पे आपने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। तो यहाँ पे हमने इनको ड्राइव नहीं करना है, हमने जस्ट इनको रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब होता है कि हम लोग इन इक्वेशंस को दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इक्वेशंस हमें क्या बताती हैं और इन इक्वेशन से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमने इन इक्वेशंस को कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। ये इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास 5 क्वांटिटीज़ हैं। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये इन 5 क्वांटिटीज़ में रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो 5 क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? उनमें से एक है इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड है फाइनल वेलोसिटी, थर्ड है एक्सेलरेशन, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ क्वांटिटी जो है वो है टाइम ऑफ मोशन। तो वो इक्वेशंस जो इन 5 क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप शो करती हैं, उन इक्वेशंस को हम नाम दे रहे होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का। अब यहाँ पे टॉपिक में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इन इक्वेशंस की हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इन आप कह सकते हैं कि यही कंडीशंस इन इक्वेशंस की लिमिटेशंस हैं कि जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती आप इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इनकी लिमिटेशंस या इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या है। अब इसमें सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास आ रही होगी वो ये आएगी कि दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर मोशन। दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर मोशन, कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होंगी जब ऑब्जेक्ट्स लीनियर मोशन में होंगे। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि लीनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो तब उसकी मोशन लीनियर मोशन कहलाएगी, और जब ऑब्जेक्ट की मोशन लीनियर मोशन होगी तो तभी हम उनके ऊपर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास वो क्या है? इनकी सेकंड कंडीशन हमारे पास बनती है कि दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या बनता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बनता है कि ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही। तो जब ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे होंगे तो तब उनकी मोशन के ऊपर हम लोग ये वाली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तो ये तीनों इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये तीनों इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसमें आप लोग जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आएगी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको दो तरह से लिखा जा सकता है, S इज इक्वल टू Vi प्लस Vf ओवर 2 इंटू T, और आप ये भी लिख सकते हैं S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। लेकिन हमारी बुक में ये जो थर्ड इक्वेशन है ये इस तरह से लिखी गई है VF स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS प्लस VI स्क्वायर। आप चाहें तो आप VI स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं।
ये vi² जो इधर माइनस में है, जब ये इक्वल के इस साइड पे आता है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अगर चाहें तो आप vi² को पहले भी लिख सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये जो सर ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है ये तो हमने पढ़ी नहीं है। आपने छोटी क्लासेस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से ये वाली इक्वेशन पढ़ी है। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी गई है ये बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूला को कन्वर्ट किया गया है इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे बन रहा होता है, आपके पास आ रहा होता है S इज इक्वल टू वी एवरेज क्रॉस टी, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट t टाइम के लिए मूव करता है तो उस t टाइम में वो v एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे होते हैं v एवरेज क्रॉस t। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो ब्रैकेट में जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है ये v एवरेज का फॉर्मूला लिखा गया है। ये हमने यहाँ पे v एवरेज का फॉर्मूला लिखा है और एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं तो उन दो क्वांटिटीज को ऐड करके मैं 2 पे ही डिवाइड कर रहा हूँ। आपने जब एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है तो जितनी वैल्यूज को आप लोग ऐड कर रहे होते हैं उसी नंबर के साथ आपने उनके सम को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज को ऐड किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, और इनके सम को 2 पे डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड की गई है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन रहा है ये बेसिकली v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ मोशन बन रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि हमारे पास 5 क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रही है। और मैंने आपसे कहा कि जी उन 5 क्वांटिटीज में से जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, सेकंड फाइनल वेलोसिटी है, थर्ड एक्सेलरेशन है, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट है और फिफ्थ हमारे पास टाइम ऑफ मोशन है। इन 5 में से टाइम ऑफ मोशन के अलावा बाकी 4 की 4 क्वांटिटीज हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर है, फाइनल वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहा हूँ तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि मैंने किसी भी चीज के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं डाला हुआ। तो ऐसा क्यों है? मैंने यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जैसे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट जिसे मैं s के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने इनमें से किसी के ऊपर भी वेक्टर का साइन नहीं डाला। तो इनके ऊपर वेक्टर का साइन क्यों नहीं डाला गया? इसको हम 2 तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। पहली बात, बड़ी आसान बात, हम ये कह सकते हैं कि बच्चों हमने यहाँ पे जस्ट इनके मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर किया है। तो जब हमने यहाँ पे सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स को कंसीडर किया तो हमें इनके ऊपर वेक्टर के साइन डालने की जरूरत नहीं है। बट इसकी एक इससे भी ज्यादा अच्छी लॉजिक है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशंस सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मोशन पे अप्लाई होंगी जो लीनियर मोशन में होंगे, मतलब जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। अब उसने उस स्ट्रेट लाइन से तो हटना नहीं है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी। तो उसकी जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स हो जाए, जब किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज ना हो, तो फिर हम लोग उस क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी की तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है और वो वेक्टर क्वांटिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही होती, तो तब हम लोग उस वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी की तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कि फिर हमें उसकी डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वो ऑब्जेक्ट या वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट में कह दिया कि ये इक्वेशन सिर्फ तभी अप्लाई होंगी जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो मतलब हर चीज की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, तो इसलिए हमें इनकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हम इनको लाइक द स्केलर क्वांटिटीज मैनिपुलेट कर सकते हैं।
अब आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में नेगेटिव साइन जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन को समझने के लिए रेफरेंस डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा आप क्लासरूम से बाहर जाएं और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएं, तो देखें बात समझ नहीं आ रही। आपको नहीं पता कि आपने किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। मैं अगर आपसे इस तरह से कहूं कि बेटे आप बाहर निकलें और बाहर निकल के जिस डायरेक्शन में आपका फेस होगा आपने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाना है, तो देखें अभी बात समझ आ रही है। अभी बात क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने साथ में एक रेफरेंस डायरेक्शन आपको बताई है। तो जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन बतानी होती है तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए साथ में रेफरेंस डायरेक्शन जो है वो बताना इंतहाई जरूरी है। जब तक हम किसी डायरेक्शन को रेफरेंस नहीं बनाएंगे, रेफरेंस नहीं मानेंगे, तो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो फिर फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसको हम अपनी रेफरेंस डायरेक्शन मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मैं ये सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वो हमारी रेफरेंस डायरेक्शन बनेगी। इनिशियल वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वो हमेशा हमारा क्या बनेगी? रेफरेंस बनेगी। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी उसके साथ हम लोग एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जी any quantity which is in opposite direction to initial velocity is taken as negative। कोई भी क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी उसको हम लोग क्या ले लेते हैं जी? हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं। अब इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल अभी मेरे माइंड में आ रही है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये अभी यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो ग्राउंड पे खड़े हैं और आप यहां से ना ग्राउंड से कोई एक बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो बॉल इस तरह से ऊपर जाती है, कुछ डिस्टेंस कवर करके वापस आ जाती है। बॉल इस तरह से ऊपर गई और कुछ डिस्टेंस कवर करके बॉल ने क्या किया? बॉल वापस जमीन पे आ गई। अभी आपको ये बात पता है कि आपने बॉल को इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी ये डायरेक्शन फिक्स होगी। अब बॉल चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस बॉल के लिए g की जो वैल्यू है वो आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? तो ये बॉल जिसे आपने इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया है, आपको पता है कि जो स्मॉल g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा होता है। तो इसके लिए फिर g जो है वो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा जी, अभी आप लोग जानते हैं कि जब ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आएगी, लेकिन उसके बाद ये बॉल क्या करेगी? ये यहाँ से वापस आना शुरू करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये बॉल वापस आ रही होगी तो क्या अब इसके लिए g पॉजिटिव लिया जाएगा? नहीं, अभी भी इसके लिए g नेगेटिव ही लिया जाएगा, क्योंकि बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब आपने स्टार्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह ऊपर की तरफ फेंक दिया तो उसके बाद जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में फिक्स हो गई, तो उसके बाद चाहे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, जब तक वो ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा उसके लिए जो g है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये बात आपने इस तरह से याद रखनी है कि इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में थी, तो जब तक ये बॉल एयर में रहेगा
जब तक ये बॉल एयर में रहेगा, मतलब चाहे वो बॉल ऊपर जा रहा हो चाहे वो बॉल नीचे आ रहा हो, जब तक ये बॉल एयर में रहेगा इसके लिए जी जो है ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। बट एक सेकंड सिचुएशन भी पॉसिबल हो सकती है। आप यहां पे किसी एक टावर के ऊपर आ गए, आप यहां पे किसी एक टावर के ऊपर खड़े हैं और यहां से आप लोग किसी एक बॉल को इस तरह से नीचे की तरफ फेंकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इसको थ्रो करते हैं। तो अभी देखें, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वही डाउनवर्ड आ रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड होगी। तो हमने कहा कि जी हर वो क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, तो हर वो क्वांटिटी जो इनिशियल वेलोसिटी के पैरेलल होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रही होगी, वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो इस वाली बॉल जिसको आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, आप लोग जानते हैं कि इसके ऊपर जब जी एक्ट करेगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो फिर इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, जो जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव लेंगे। तो जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो उसके लिए जी नेगेटिव होगा, जब तक वो बॉल एयर में रहेगी उसके लिए जी नेगेटिव, लेकिन जब आपने बॉल को फेंका ही नीचे की तरफ तो फिर उसके लिए जो जी है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हमें यहां से क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो एक और आती है डेफिनेशन, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आप लोगों को पता है कि आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, स्मॉल जी के साथ। आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्मॉल जी के साथ। अब हमारी बुक में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में उसने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन का मतलब यह है कि अगर आप एयर को रिमूव कर दें, वैक्यूम क्रिएट कर लें, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल, तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, फ्रीली फॉल या फ्री फॉल का मतलब ये है कि जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स लग रही होती है और उस अट्रैक्शन की या अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जो टूवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहे होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, फ्री फॉल का मतलब है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अर्थ के ऊपर फॉल कर रहा होगा तो उसकी मोशन फ्री फॉल कहलाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो फ्री फॉल में होगा, तो जब वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पहुंचेंगे तो उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा और सेम होगा। तो वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो एयर फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में जमीन के करीब पहुंचने पर एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं, तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। तो आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैं रीड कर रहा हूं, आप इसको बुक से पढ़ लेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल near the surface of earth move with the uniform constant acceleration known as acceleration due to gravity or gravitational acceleration. It is denoted by small g और इसकी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी जो एवरेज वैल्यू है हमारे पास वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आपने 9th और 10th में इसकी जो वैल्यू पढ़ी थी वो 10 थी, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके 10 किया गया था आप लोगों की कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है, बिल्कुल सीधा नीचे आ रहा होता है। तो इसका मतलब फिर उसके ऊपर ये वाली जो इक्वेशंस हैं ये अप्लाई की जा सकती हैं। तो फिर मैं यहां पे लिख देता हूं जी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल मोशन, कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो फिर उसके लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो कैसे लिखी जाएंगे। अब देखिए आपने इसमें क्या करना है, आपने ए को रिप्लेस कर देना है जी के साथ, आपने एस को रिप्लेस कर देना है एच के साथ। तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी।
जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी h इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी, या आप लिखेंगे h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर इसके बाद आपके पास जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये फ्री फॉल मोशन के लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है ये आपसे पूछी जा सकती है, और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बताएं जब तक वो ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा उसके लिए जी की वैल्यू यानी जी का साइन आप पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे। और फिर ये जो टॉपिक है इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे होते हैं, उनमें से एक एमसीक्यू जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, और वहां से फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के एमसीक्यूज इसमें पूछे जा रहे होंगे। पॉज करती जी बेटा, ये आपके सामने इस टॉपिक का एक बहुत फेमस एमसीक्यू है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको रीड कर रहा हूं। A bullet shot straight up returns to ground after 10 सेकेंड। आपके पास कोई एक गन है और आपने उस गन से इस तरह स्ट्रेट ऊपर फायर किया, और जो बुलेट है वो ऊपर गई और ऊपर जाके 10 सेकेंड्स लगे आपके फायर करने और बुलेट को वापस आने, इन दोनों इवेंट्स के दरमियान जो टाइम है वो 10 सेकेंड का है। तो व्हाट इज इट्स इनिशियल स्पीड? तो जब आपने फायर किया था तो बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या थी, कितनी स्पीड के साथ वो बुलेट अपवर्ड डायरेक्शन में गई? व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय इट? और जो बुलेट है वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे गई और फिर वहां से वो वापस आई? तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा जी लेट्स सपोज आप यहां पे अगर कहीं खड़े हैं, तो यहां से अगर बुलेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये बुलेट गई और ये वापस आई, तो ये जो टोटल टाइम लगा है बुलेट को ऊपर जाके वापस आने में वो 10 सेकंड का है। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हम सारे ये बात जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर यहाँ पे एक लम्हे के लिए वो रेस्ट में आता है, फिर वापस आता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट को जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है एग्जैक्ट उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगेगा। मतलब कि अगर बुलेट को फायर और ग्राउंड तक रिटर्न करने में, यहां से मूव करके इधर तक आने में अगर उसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसकी हाफ जर्नी कंसीडर करूं, तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक आने में इसको जो टाइम लगेगा वो 5 सेकंड्स के इक्वल होगा। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि जी बताएं ये जो बुलेट है ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई है, आपने इसकी हाइट बतानी है। और नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि आपने बताना है जब आपने इसको फायर किया तो इस बुलेट की इनिशियल स्पीड जो है वो क्या थी। तो अभी देखें मैंने आपके सामने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लिखी हुई हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपको समझ आ जाए कि आपने कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। अगर बच्चों मैं ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूं तो Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें देखें ये बुलेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो एक्सेलरेशन है ये माइनस जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल होगा, बट वो जी जो के इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो हम ए को रिप्लेस कर देंगे माइनस जी के साथ, और फिर Vf मेरे पास नहीं है, Vi मुझे फाइंड करना है, तो Vf मैं यहां से खुद बनाऊंगा। अब मैं Vf कैसे बनाऊंगा, मैं इस बुलेट की हाफ जर्नी को कंसीडर करता हूं। मैं कहता हूं कि जी ये बुलेट यहां से फायर हो रहा है और यहां पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आ रहा है, तो मैं इसका सिर्फ ये वाला जो मोशन है इसको कंसीडर करता हूं। तो मैं लिखूंगा जब ये यहां पे पहुंच के एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आ रहा है तो Vf मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
टाइम हम पहले ही ले चुके हैं कि जी इसके फायर से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो टाइम है वो 5 सेकंड है। तो अभी देखें, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करता हूं तो Vf इज इक्वल टू Vi माइनस GT। अब Vf मेरे पास 0 है, Vi मुझे फाइंड करना है माइनस 9.8 इंटू 5। तो ये टर्म माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो Vi इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट की जो इनिशियल स्पीड होगी ये 49 मीटर पर सेकेंड होगी। अब इसके बाद आपने इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है। अब जब आप इसकी मैक्सिमम हाइट बता रहे होंगे तो देखें ये दो इक्वेशंस में S आ रहा है, तो आपने सबसे पहले तो ये ऑब्वियस है कि आपने S को रिप्लेस करना है H के साथ। आपने S को रिप्लेस करना है किसके साथ? H के साथ। और फिर इधर से ये जो A आ रहा है ये भी माइनस G में जाएगा। तो अभी देखें ये दोनों इक्वेशंस यूज हो सकती हैं टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बुलेट। बट जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हमारी कैलकुलेशंस जो है वो टफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि टाइम का स्क्वायर आ रहा है और टाइम दो जगह पे आ रहा है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और बच्चों जब आप लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे तो माइनस 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आपने S को H से और A को माइनस G से रिप्लेस कर दिया तो ये हमारे पास बन जाएगा जी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय H। VF की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी, माइनस VI आपने फाइंड किया है 49 का स्क्वायर। तो ये देखें जी ये नेगेटिव साइन से कट जाएगा। तो H इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर अगर आप करें तो 49 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आप देखें जी आपके पास क्या आंसर आएगा। पॉज करें। अच्छा जी अभी आपके पास जो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 122.5 मीटर। तो ये जो बुलेट है ये मैक्सिमम इतनी हाइट तक जाएगी और फिर यहाँ से वापस आ जाएगी। तो ये इस तरह के MCQs आ रहे होंगे आपको इस टॉपिक में से। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप इसको बुक से भी रीड करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।